नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। आज हम बात करेंगे दिल्ली दंगों से जुड़े हुए दो ऐसे अपराधियों की जिनके बारे में एक ऐसी खबर आई है जो अब लगता है कि दिल्ली पुलिस और भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियां ईडी अब इस दंगे की तह तक पहुंचने वाली हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन, जो कि आम आदमी पार्टी का एक पार्षद था, और दूसरा उससे जुड़ा हुआ है शाहीन बाग की प्रयोगशाला बनाने वाला शरजील इमाम। ये शरजील इमाम कौन था? जिसने, आप जानते हैं कि देश में जगह जगह चक्का जाम करने की एक अपना षड्यंत्र, एक नीति बनाई थी। और इसने इतना ही नहीं तो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके, और इसने कहा था कि ऐसी योजना बनाएं कि वो जो एक ऐसा पॉइंट है जिसको जो चिकन नेक बोलते हैं, उस नेक पे जाकर के मुसलमान महिलाओं को, युवाओं को वहाँ इस तरह से बिठा दें धरने पे ताकि वो जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूरे देश से कट जाए। ऐसी भयानक ये योजना बनाने वाला शरजील इमाम, हम जानते हैं कि वो एसआईटी दिल्ली की पकड़ में है और पिछले दिनों से वो जेल में है। ये एसआईटी इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार ये जो ताहिर हुसैन है वो एक मामूली सा पार्षद था, लेकिन उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की पिछले 4-5 सालों के अंदर, और उसने किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से पूरी दिल्ली को जलाने का पूरा खाका तैयार किया। और इतना ही नहीं तो लगभग 53 लोग उसमें मारे गए, अरबों रुपए की संपत्ति जिसमें गाड़ी, मकान, दुकान जलाकर खाक कर दिए गए। आखिर इतनी बड़ी योजना ये कोई दो व्यक्तियों का खेल तो नहीं है, और इसलिए इसमें अभी तक जो एसआईटी जांच कर रही थी, हर जांच में एक बात निकल करके आ रही थी कि आखिर जो ये लोग हैं जिन्होंने सीएए के विरोध पर पूरे देश में चक्का जाम की योजना बनाई, बल्कि कई शहरों में इन्होंने जाम लगाया, धरने दिए, प्रदर्शन किए और दिल्ली को दहला दिया। आखिरकार इनके पीछे काम करने वाली शक्तियां और कौन थी? इसकी तह में जब एसआईटी गई तो पता चला कि इनको फंडिंग करने वाली जो चीजें हैं, संस्था है, वो है पीएफआई। ये जो पीएफआई है इसका कनेक्शन समझ में आ रहा है ताहिर हुसैन से भी, इसी का कनेक्शन है शरजील इमाम से भी, और इसी का पिंजरा तोड़ वाली संस्था से भी। और जितने देश में प्रदर्शन हुए समझ में आ रहा है कि ये पीएफआई फंडिंग करने का काम कर रहा था। अब ये पीएफआई पे फंड कहां से आया, तो इसकी जांच ईडी करेगी। और ईडी जो जांच अभी तक कर रही है उसमें समझ में आया कि पूरे भारत से धर्म के नाम पर एक तो पैसा इकट्ठा किया गया है, वो पीएफआई ने इकट्ठा किया। दूसरा, पीएफआई ने कुछ एनजीओ बनाए, कुछ शेल कंपनियां बनाई। ताहिर हुसैन का भी घर जब हमने देखा होगा, जब यहां स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ताहिर हुसैन के घर में गई तो वहां भी उसने एक छोटा सा कारखाना नाम का बना रखा था फॉर्मेलिटी के लिए। कुछ डब्बे रखे थे, कुछ मशीन रखी थी, और ऐसा दिखाने की कोशिश करी थी कि यहां कुछ पेंटिंग का काम होता है। लेकिन जो है असली काम क्या है, वो शेल कंपनियां हैं, और शेल कंपनी बना करके विदेशों से भी उसमें फंड लिया गया है। अब उसके तार जोड़ने के लिए ईडी को ये ताहिर हुसैन की जरूरत थी। अब तक स्पेशल सेल की पकड़ में था वो आज तक, और आज उसको अब ईडी अपने पास लेके गई है। 6 दिन की रिमांड कोर्ट से मिली है, और इसलिए अब ये तार खंगाले जाएंगे। असली बात क्या है आप ये समझिए, ये खेल जो है छोटा मोटा खेल नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि मोदी सरकार ने ये जो सीएए लागू किया देश में, शायद इसकी वजह से ये दंगे हो गए, जैसा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोग कहते भी हैं कि मोदी जी की वजह से हुआ है ये दंगा। अगर ना तो सीएए लाते ना ये दंगा होता। लेकिन जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं वो या तो भोले हैं, या तो वो मूर्ख हैं, या तो वो जानबूझ के ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको पता सब कुछ है और वो मूर्ख बना रहे हैं जनता को। जी हां, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं दिल्ली दंगों की। केवल और केवल ये सीए की बात नहीं है, ये बात है इस पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाने की। आपको बता दूं कि जब ये देश के दो टुकड़े होकर, विभाजन होकर ये देश बटा 1947 में, उसी समय कत्लेआम किया गया। लोग बहुत सारे यहां पर अत्याचार हुए, कत्लेआम के साथ बलात्कार हुए, और तब ये देश बटा। लेकिन तभी लोगों ने यह नारा लगाया था
कि मांग के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। और ये जो नारा है, ये वो नारा है जो इस्लामिक कंट्रियों में जो लोग कट्टरपंथी लोग हैं उन सबको एक बैनर तले जोड़ता है। उनकी सोच ये है कि पूरी दुनिया में हम जहां भी रहेंगे यूनाइटेड रहेंगे, और जिस देश में रहेंगे वहां उस देश के खिलाफ जैसे भी मौका मिलेगा वैसे हम आंदोलन करेंगे और अपना अभियान जारी रखेंगे। और वो अभियान है इस्लामिक कंट्री बनाना, इस पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार फैलाना। इसी कड़ी में भारत को जल्दी से जल्दी जिहादियों ने इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए जिहाद नाम दिया, और जिहाद नाम से यहां पर लैंड जिहाद किया, जमीनों को कब्जाया। फिर इसी तरह लव जिहाद किया, धर्म परिवर्तन लोगों का कराया। जब इस देश में 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो ये जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं इनकी इस योजना पे ब्रेक लग गया, और इनको लगा कि अब हमारे इस प्लानिंग का क्या होगा, क्योंकि मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनका बचपन से लेकर और अब तक का कार्यकाल जैसा रहा है उनके अंदर संघ की विचारधारा है। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस देश में देश को प्यार करता है, देश की मातृभूमि को अपनी मां मानकर सेवा करता है, तो उनका लक्ष्य क्या है? संघ का लक्ष्य है भारत माता की जय करना। अब उनको लगा कि हम तो इस भारत माता के टुकड़े करने की बात सोच रहे थे, एक टुकड़ा करके तो इसका बांग्लादेश बना दिया, एक टुकड़ा करके पाकिस्तान बना दिया, और अब जो बचा कुचा है उसको भी टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर वो राज करने की बात सोच रहे थे। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए और मोदी जी ने बैठते ही अपने इरादे बताए तो इनको लगा, इन कट्टरपंथियों को, कि अब तुम्हारी दाल इस देश में गलना मुश्किल है। और इसीलिए इन्होंने तब से ही ये योजना बनाई कि किस तरह इस सरकार को हम फेल करें। इसमें आग में घी डालने का काम करती रही कांग्रेस, वामपंथी दल और इस देश का लिबरल मीडिया, जो अपने को लिबरल कहते हैं, वो ऐसा मीडिया जो देश के विरोध में काम करता है। एक उदाहरण एनडीटीवी जैसा चैनल, रवीश कुमार जैसे पत्रकार, वो इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनका केवल एक एजेंडा है कि मोदी जी का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना। अब यहां कोई हिंदुत्व की यह बात नहीं है कि कोई कह रहा है कि यहां बाकी के लोग बाहर जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास मोदी जी का यह नारा था, लेकिन इन कट्टरपंथियों को यह नारा सुहाया नहीं। जब मोदी जी सरकार ने जब यहां आए तो इनको पहले से ही लग गया कि किसी तरह से इस सरकार की कमियों को उजागर करो, ये अच्छा करें तो भी बुरा बताओ, और लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा कर दो कि इस सरकार के विरुद्ध लोगों को खड़ा कर दो। और इस योजना के तहत इन्होंने बाकायदा आईटी सेल बनाया, पीएफआई ने पूरे देश में लोगों को भड़काया, मस्जिद मस्जिद जाकर चंदा इकट्ठा किया, और वो चंदा इकट्ठा करके ये योजना बनाई, लोगों को भड़काया कि ये जो सरकार आई है मोदी की, ये मुसलमानों को इस देश से बाहर कर देगी, इनकी कोई रक्षा नहीं की जाएगी, और ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना से आए हैं। जबकि ऐसी कोई बात मोदी जी के ना दिमाग में है ना मोदी जी की योजना में है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा बरगलाया तो लोग पीएफआई को ज्यादा से ज्यादा चंदा देने लगे, देश और विदेश से चंदा देने लगे, जिसके तार पाकिस्तान से भी जुड़ते हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी जो संगठन हैं वो लोग सोचते रहे कि हम तो गोली चलाकर 2, 4, 10 लोगों को मार पाएंगे, उसमें भी जान का खतरा है। लेकिन अगर भारत के बैठे हुए गद्दार, उनको हम कुछ पैसा दे दें और वो वहां आग लगाएं, वो वहां के लोगों को मारें, वो अंकित शर्मा जैसे आईबी ऑफिसर का कत्ल कर दें, तो इससे बढ़िया क्या बात है कि उन्हीं के लोग उन्हीं को मारें। और इसलिए पीएफआई को फंडिंग करने वाला, आप देखना जिस दिन ये खुलासा होगा ईडी का, उस दिन आपको तार समझ में आएंगे पाकिस्तान से जुड़े हुए भी। ये मेरा आज तक का एनालिसिस है। और इसलिए वो पीएफआई ने पैसा इकट्ठा किया, तो करोड़ों रुपया जब इकट्ठा हुआ तो उन्होंने योजना बनाई, और ये योजना बनी रही थी। इधर जो है सीएए लागू हो गया, तो इनको एक और बहाना मिला लोगों को बरगलाने का। इस देश में इन्होंने मस्जिद मस्जिद जाकर के और जगह जगह इन्होंने तकरीरें दी, लोगों को बरगलाया कि अब तुम्हें सीएए जो लागू हो गया है, अब यहां से मुसलमानों को बाहर भगाया जाएगा। जबकि पढ़े लिखे लोग थे, शर्जिल इमाम जैसे पीएचडी लोग थे, ये सब पढ़े लिखे लोग, जेएनयू के प्रोफेसर, जेएनयू के छात्र, पढ़े लिखे पत्रकार, ये सब के सब एक अभियान चला रहे थे कि किस तरह से इस देश के मुसलमानों की भावनाओं से खिलवाड़ करें और मुसलमानों को इस देश की सरकार के विरुद्ध खड़ा करें। तो आपको ध्यान होगा, जिस समय दिल्ली में
यहां एक शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा था और शाहीन बाग को प्रदर्शन चलते हुए 1 महीना हो गया तो मोदी जी एक जगह अपना उद्बोधन देने पहुंचे और उन्होंने उद्बोधन में क्या कहा, शाहीन बाग तो एक प्रयोगशाला है। उस समय बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आई कि मोदी जी का इस बात से क्या लेना देना है। मोदी जी शाहीन बाग को खाली तो नहीं करवा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं ये तो एक प्रयोगशाला है। जी हां, इस बात को तस्दीक करने के लिए जब लोगों ने देखा कि शर्जिल इमाम का जो ऑडियो टेप जारी हुआ और उसमें वो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट को काटने के लिए चिकन नेक को हम घेर लेंगे और यहां एक कब्जा कर लेंगे, यहां महिलाओं को बिठाओ, मुसलमानों को बिठाओ और यहां धरना दो इस चिकन नेक पे। आप समझते हैं नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसी जगह पहाड़ी पे आती है जो बहुत संकरा रास्ता है, एक तरफ से वहां सेना आ सकती है और सेना को रोकने के लिए इन्होंने धरने की प्लानिंग की। वो प्लानिंग इनकी लीक हो गई। उसके बाद वो जो प्लानिंग हुई लीक, तब सेना ने कार्रवाई की, लेकिन ये इन्होंने शाहीन बाग प्रयोगशाला बनाया था, ये सिद्ध हो गया। क्योंकि इन्होंने शाहीन बाग, आपको याद होगा, उस सड़क पर धरना दिया जो सड़क यूपी को दिल्ली से जोड़ती है और डेली वहां से हजारों लोग ऑफिस में जाते हैं। तो इन्होंने एक प्रयोग किया महिलाओं को आगे करके कि महिला आगे कर दो, अगर पुलिस डंडा चलाएगी तो मीडिया के कैमरे वहां तैयार खड़े थे कि देखिए दिल्ली पुलिस महिलाओं पे हमला कर रही है, अत्याचार कर रही है मुस्लिम महिलाओं पे। तो इस बात को जब पुलिस ने भांपा, उन्होंने लाठी नहीं चलाई, खूब मनाया, खूब कहा, खूब समझाया, इन्होंने किसी ने समझना नहीं था और इसलिए समझा नहीं। दिल्ली की शाहीन बाग एरिया को इन्होंने पंगु बना के रख दिया। वो सड़क पूरी दिल्ली और यूपी से काट दी गई। नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क लोग 25 किलोमीटर घूमकर जाते थे, लेकिन 1 किलोमीटर का सफर इन्होंने किसी को भी करने नहीं दिया। शाहीन बाग में जब ये कर ले गए तो इनको लगा कि पूरे भारत में हम जहां चाहें हमारी महिलाओं को हम आगे करेंगे और इसी तरह घेर कर बैठ जाएंगे, सड़कों को जाम कर देंगे। और यही काम इन्होंने किया दिल्ली के जाफराबाद में, यही किया इन्होंने भजनपुरा में, यही किया इन्होंने मुस्तफाबाद में और जगह जगह पूरे भारत में, देश की राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में, कहां कहां नहीं किया। और यह इनका प्रयोग था। और सब इसके पीछे जो टेंट, वहां बिरयानी, वहां जो खाना पीना, और यहां तक की रिपोर्ट आई कि जो लोग धरने में महिलाएं बैठ रही हैं उनको प्रतिदिन का 500 रुपया दिया जा रहा था। जी हां, ये सब बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये तो आपको पहले से पता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनकी प्लानिंग देखिए कि कितनी तकड़ी प्लानिंग थी। इस देश में, पूरी देश में आग लगाकर, और ये केवल और केवल पाकिस्तान को एक जमीन देना चाहते थे और इस देश के मुसलमानों को केवल ये बताना चाह रहे थे कि तुम्हारा इस देश में चाहने वाला कोई नहीं है, ताकि इस देश में आतंकवादियों की भर्ती की जा सके। इसके पीछे बहुत घिनौनी साजिश थी, बहुत गहरी साजिश थी और लोगों को, युवाओं को आतंकवादी बनाने की साजिश थी। ये तो समय रहते मोदी सरकार केंद्र में थी, उन्होंने एक्टिव किया अपने सुरक्षा एजेंसियों को, कार्रवाई हो गई, आज ये सब जेल में हैं प्लानिंग करने वाले। तो राज पे राज खुल रहे हैं और मैं आपको बता पा रहा हूं, वरना ये राज कभी नहीं खुलता, राज यूं ही दफन हो जाते। और बल्कि उल्टा हो रहा होता कि एनडीटीवी जैसे लोग समाचार चला रहे होते कि मोदी जी ने देश में दंगा करा दिया, ये तो हिंदू मुस्लिम कराने वाले लोग हैं, देखिए सीएए की कोई जरूरत नहीं थी इस देश में, इस देश के मुसलमानों को यहां क्यों निकालने की जरूरत पड़ गई। लेकिन असली पीछे इसके तर्क ये था कि वो जो बांग्लादेश के 3 करोड़ रोहिंग्या आए हैं, 3 करोड़ मुसलमान बांग्लादेशियां हैं जिसमें रोहिंग्या भी हैं, उनको सबको वो यहां बसाना चाहते हैं, क्योंकि वो रोहिंग्या वो हैं जो इंसान को भी मार के खा जाएं और वो इस देश में जब कहीं दंगा हो तो सबसे बढ़ चढ़ के भाग लें और वो यहां अपराध करें और ताकि कल को वो यहां शासन कर सकें। ये शर्जिल इमाम का अपना प्लानिंग था और वो अपनी तकरीरों में कहता है और उसने बाद में भी जांच एजेंसियों को कहा कि उसका तो प्लान था कि इस देश में जगह जगह भाषण दे ताकि वो एक राष्ट्रीय नेता बन सके। हमने देखा है कि किस तरह से कन्हैया कुमार को बिहार से चुनाव लड़वा दिया जाता है, जो देश के विरुद्ध में काम कर रहा है उसको भी वहां लोग वोट दिलाने के लिए पूरे भारत के जेएनयू के लोग वहां पहुंचे। और इस तरह से ये ताहिर हुसैन और शर्जिल इमाम ये केवल एक मोहरा हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी शक्तियां इस देश को जलाने के लिए, तोड़ने के लिए काम कर रही हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं। उनका खुलासा अब जल्द ही होगा,
ईडी की गिरफ्त में है। और आज शरजील इमाम की भी एक दिन की जो रिमांड बढ़ी है कड़कड़डूमा कोर्ट से, वो भी इसीलिए बढ़ी है क्योंकि ईडी से तार जुड़ते दिखाई दे रहे थे। अब इन सब बातों का खुलासा होगा देशवासियों के सामने कि जो लोग ये मोदी को दोषी ठहरा रहे थे, असल में इसके पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान का पिट्ठू संस्था पीएफआई था, और ये देश को आग लगाकर देश को बांटना और तोड़ना चाहते थे। तो इनके इरादों को समझिए। और देश के मुसलमानों से मैं इस चैनल के माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूं कि देखिए, आपने देखा कि ताहिर हुसैन जैसे लोग जो गांव से केवल एक थैला लेके आए थे, आज मुसलमानों को बरगलाकर लड़ाकर करोड़ों रुपए खुद इकट्ठा कर गए, उनको लड़ा दिया। बहुत लोग जेल में हैं। कृपया समझिए, ये देश आपका उतना ही है जितना कि मेरा है, जितना किसी और का है। मोदी जी का ये जो नारा खोखला नहीं है, सबका साथ सबका विकास। विश्वास करके देखिए, सबके लिए समान रूप से यहाँ सेवा जो योजनाएं चल रही हैं। आप किसी बहकावे में ना आइए। इस देश में रह रहे हैं, देश का खा रहे हैं, तो देश के लिए कुछ विचार करिए। ये देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। वंदे मातरम।